हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग का इतिहास का 78वां अंक है, 78th एडिशन। इस 78वें अंक में हम लोग लेबर क्लास मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। श्रमिक वर्ग का जो आंदोलन था इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। इसे ट्रेड यूनियन के बारे में ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी कहा जाता है, मजदूर संघ आंदोलन भी कहा जाता है। अभी जो हम लोग का ये चैप्टर है ये आपको बताया कि इतिहास के बहुत बोरिंग टॉपिक में से एक हम लोग का चल रहा है, लेकिन ये हमारे जो यूपीपीसीएस 2020 का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है या आरओ के एग्ज़ाम है, इसमें स्पेशली इन सेक्शन से आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो इन सेक्शन को बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सेक्शन थोड़े से उबाऊ हैं, थोड़ा इस पर ध्यान कम जाता है, क्लासेज में भी आपको इसके बारे में कम पढ़ाया जाता है और ख़ुद आप इसमें बहुत इंटरेस्ट कम लेते हैं, लेकिन सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए पढ़ना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो शुरुआत करते हैं अपने लेबर क्लास मूवमेंट के बारे में। जो मजदूर वर्गों का आंदोलन था, मजदूर वर्ग जो थे उसकी जो शुरुआत थी, भारत एक शुरुआत से ही औद्योगिक देश रहा है, इंडस्ट्रियल कंट्री रहा है। हालांकि भारत में जो इंडस्ट्री थी, जो उद्योग थे, वो बड़े जो इंडस्ट्रीज थी उस रूप में नहीं थे। छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग, जो कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है, तो कुटीर उद्योगों के रूप में भारत में छोटे छोटे उद्योग स्थापित थे और इसी से अट्रैक्ट होकर यूरोपीय कंपनियां भारत आती हैं और भारत में यहाँ से व्यापार करना शुरू करते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे करके इन्होंने भारत से रॉ मटेरियल, कच्चा माल खरीद के ले आके यूरोप में बेचना शुरू कर दिया। और जब 1853 में 1853 में डलहौजी ने जब रेलवेज़ का विकास किया, जब रेलवेज़ का डेवलपमेंट हुआ, तो उस रेलवे के विकास के साथ साथ धीरे धीरे साथ में और कई सारे उद्योगों की नींव पड़ी। धीरे धीरे उद्योगों की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि रेलवे के लिए लोहा चाहिए, उसके लिए कोयला चाहिए। तो धीरे धीरे कोयला, लोहा, इन सारी चीज़ों की वजह से मशीनें बननी शुरू हुई, फिर कल कारखाने बनने लगे। तो रेलवे के साथ ही धीरे धीरे भारत में उद्योगों का विकास शुरू हुआ। तो लगभग 1850 से 1870 का जो दशक था, 1850 टू 1870 का जो डिकेड हमारे भारत में माना जाता है कि आधुनिक उद्योगों की नींव इसी समय पड़ी थी। ठीक, और इसकी जो शुरुआत थी, जो डलहौजी ने रेलवे माइन्यूट 1853 में लागू किया था, और इसी साल जो पहली रेलवे लाइन शुरू हुई थी मुंबई से ठाणे के बीच। फिर अगले साल यानी 1854 में, 1854 में भारत में पहली कपड़ा जो मिल थी, जो कॉटन क्लॉथ की जो फैक्ट्री थी, वो लगाई गई थी। और इसी साल जो जूट फैक्ट्री थी, तो जूट और कॉटन इसी के साथ शुरू होता। फिर धीरे धीरे जब फैक्ट्रियाँ बढ़ने लगीं, जूट, कॉटन, कोयला, रेलवेज, ये सब चीज़ें बढ़ने लगी, तो मज़दूरों की आवश्यकता बढ़ने लगी, मज़दूरों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई। और लगभग जो हमारा कपास उद्योग था, मेन कपड़ा उद्योग ही मेन था, तो जिसमें 1886 में लगभग 74,000 मजदूर हमारे देश में काम कर रहे थे, जो 1905 में बढ़ के 1,95,000 हो गए। सोचिए, देश में 1905 में 1,95,000 मजदूर जो थे वो केवल कपड़ा उद्योग से, कपड़ा कारखानों में काम कर रहे थे। उसी तरीके से जो जूट इंडस्ट्री थी, पटसन उद्योग था, उसमें 1879-80 तक जहां पर केवल 27,400 के आसपास मजदूर काम कर रहे थे, वही 1906 तक आते आते 1,54,000 से ज़्यादा मजदूर का पटसन उद्योग में लगे हुए थे, जूट उद्योग में लगे हुए था। 1904 के आसपास कोयला उद्योग में लगभग 75,000 से ज़्यादा मजदूर जुड़े हुए थे। तो मजदूरों की संख्या धीरे धीरे करके बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन जो मजदूरों की स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो ब्रिटिश पूंजीपति थे, जो भारत में फैक्ट्रियां लगाते थे, तो भारत में फैक्ट्रियां ब्रिटिश पूंजीपति इसलिए लगाते थे कि यूरोप में, यानी इंग्लैंड में, खासतौर पर इंग्लैंड की हम लोग बात करें, तो वहाँ पर मार्क्सवाद का उदय हो चुका था, साम्यवाद का उदय हो चुका, कम्युनिज्म का उदय हो चुका था। तो उसकी वजह से क्या था कि मजदूर धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड हो रहे थे, मजदूर संगठित हो रहे थे। तो जब वहाँ पर मजदूर संगठित हो रहे थे, अपनी डिमांड्स वो लोग बढ़ा रहे थे, अपनी मांग बढ़ा रहे थे, तो वहाँ के जो कल कारखाने थे, वहाँ की जो फैक्ट्रियाँ थी, उनकी लेबर कॉस्ट ज़्यादा हो रही थी, मजदूरी ज़्यादा हो रही थी। तो वहाँ के बड़े पूंजीपतियों को लाभ थोड़ा सा कम हो रहा था, क्योंकि मजदूरी ज़्यादा उनको देनी पड़ती थी। तो उसी के बाद से इन लोगों ने शिफ्ट कर दिया भारत की तरफ कि भारत में केवल पूंजी का निवेश करेंगे, कैपिटल निवेश करेंगे और भारत में ही फैक्ट्री लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लेबर है वो सस्ता है, सस्ते मजदूर को आराम से हायर किया जा सकता है, उससे फ़ायदा जो बिजनेसमैन को होगा, व्यापारियों को होगा। और भारत में क्योंकि एक उपनिवेशिक राज था, अंग्रेजों का शासन था, तो इसके भी उन व्यापारियों को, उन पूंजीपतियों को लाभ मिलने की संभावना थी। तब उन्होंने भारत में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया और यहाँ के मजदूरों का शोषण करना शुरू कर दिया। लेकिन जब यहाँ के जो उनके व्यापारी थे, इनको लाभ होने लगा, तो जो ब्रिटेन के व्यापारी थे, जो ब्रिटेन के बड़े बड़े पूंजीपति थे, तो उनको लगा कि कहीं भारत के जो मजदूर हैं वो बहुत सस्ते दर पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ के जो पूंजीपति हैं उनको ज़्यादा फायदा होगा।
तो स्पेशली जो लंकाशायर जो वहाँ पर एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है, तो लंकाशायर के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्हें लगा कि कहीं हमारी बजाय भारत ही इंडस्ट्री का हब न बन जाए। तो यहाँ पर क्योंकि मजदूरों को बहुत कम पैसा मिलता था, उनका शोषण आसानी से हो जाता था, तो यहाँ के पूंजीपतियों को लाभ मिलता था। तो उससे जलन लंकाशायर के जो पूंजीपति वर्ग थे उनको ही। तो लंकाशायर वालों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि भाई भारत में जो मजदूर हैं उनके हितों का ध्यान रखा जाए, उनके काम करने की परिस्थितियों का अध्ययन किया जाए, इसके लिए आयोग बनाया जाए, एक्ट बनाया जाए। तो केवल जलन के मारे उन सबों ने दबाव बना दिया। तो भारत में जो मजदूरों के लिए काम होना शुरू हुआ, ये खुद यूरोपीय व्यापारियों के दबाव में हुआ। वो भी मजदूरों का भला वो नहीं करना चाहते थे, वो ये चाहते थे कि उनका बिजनेस बना रहे, यहाँ के जो पूंजीपति हैं उनकी लागत ज़्यादा हो जाए। मजदूरों का जब भला होगा, चाहे ऐसी बात है काम के घंटे कम करने पड़ेंगे, उनको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, तो लागत बढ़ जाएगी। जब लागत बढ़ जाएगी तो फ़ायदा कम होगा, तो इससे वहाँ के व्यापारियों को फ़ायदा होगा। तो वही सरकार पर दबाव बनाया लंकाशायर के पूंजीपतियों ने, और उसी दबाव में आते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1875 में 1875 में एक कमीशन बनाया, एक आयोग बनाया जो लेबर कमीशन के नाम से बना। और उसी लेबर कमीशन की सिफारिशों पर पहला फैक्ट्री एक्ट आया, कारखाना अधिनियम 1881, 1881 फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, प्रथम कारखाना अधिनियम। तो ये जो पहला कारखाना अधिनियम आया, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया, ये बाल श्रम जो चाइल्ड लेबर था, बाल श्रम से बेसिकली संबंधित था, उसके सुधारों से संबंधित था। इसमें दो मोटी मोटी बातें खास तौर पर कही गई थी। सबसे पहली बात जो पहले कारखाना अधिनियम में कहा गया था कि जो 7 साल से कम आयु के बच्चे हैं, द चिल्ड्रन बिलो 7 ईयर्स, उनको कारखानों में काम पर नहीं लगाया जाएगा। तो 7 साल से कम आयु के बच्चों को कारखाने पर काम करने पर रोक लगा दी गई। और जो 12 वर्ष की आयु, 12 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के 12 वर्ष के आसपास की आयु के बच्चे थे, उनके काम करने के घंटों पर लिमिट लगा दी गई कि एक लिमिट से ज़्यादा उनसे काम नहीं कराया जा सकता। और जो खतरनाक मशीनें होती थी, जो मेल्टिंग पॉइंट होते थे, बॉयलर वगैरह लगे होते थे, तो खतरनाक मशीनों के फेंसिंग कराने का काम कहा गया कि उन पर, क्योंकि मजदूरों को रिस्क रहता है, जरा सा कुछ हुआ तो उनकी जान जाने का खतरा रहता है, तो उनकी फेंसिंग यानी मशीनों पर जो बाड़े से घेर देते हैं ताकि थोड़ा सा मजदूरों को सुरक्षा मिल सके। तो इन्हीं दोनों बातों पर, यानी चाइल्ड लेबर पर, ये किस पर फोकस था, बाल श्रम से संबंधित था, चाइल्ड लेबर, ठीक है। और इसने बेसिकली बताया कि 7 साल से कम आयु के बच्चों को काम करने पर रोक लगा दी गई, 12 साल से कम आयु के बच्चों के काम करने के जो घंटे हैं वो सीमित कर दिए गए, और जो खतरनाक जो कारखाने या खतरनाक जगह मशीनें होती थी उनकी फेंसिंग कराने का काम दिया गया। इसके बाद दूसरा फैक्ट्री एक्ट आया, दूसरा कारखाना अधिनियम आया 1891, इसके ठीक 10 साल बाद सेकेंड फैक्ट्री एक्ट, दूसरा कारखाना अधिनियम। तो जो दूसरा कारखाना अधिनियम था, सेकंड फैक्ट्री एक्ट था, ये बेसिकली स्त्रियों, जो महिला मजदूर थी, फीमेल लेबरर्स थी, तो स्त्रियों के वर्किंग कंडीशन के सुधार को लेकर था। यानी बेसिकली किससे जुड़ा हुआ था, वुमेन वर्कर्स से, महिला श्रमिकों की स्थिति से जुड़ा हुआ था। और इसमें कहा गया कि जो महिलाएं होंगी उनको जो बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी और उनसे एक लिमिट से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता। और इसी में कहा गया कि वीकेंड जो साप्ताहिक होती है ना, एक हफ्ता में एक दिन छुट्टी होती, तो सप्ताह में एक दिन छुट्टी का प्रावधान किया गया कि एक दिन हॉलीडे मिलेगा, छुट्टी मिलेगी, और काम के बीच में 1.5 घंटे का मध्याह्न जो लंच टाइम होता है, तो 1.5 घंटे का लंच टाइम मिलेगा, और सप्ताह के अंत में एक दिन छुट्टी दी जाएगी, ठीक है। और 14 साल से कम आयु के जो बच्चे होंगे जो काम कर रहे होंगे, उनके काम करने पर लिमिट लगाई गई कि उनको एक लिमिट से ज़्यादा काम पर नहीं लगाया जा सकता। और न्यूनतम आयु जो रखी गई कि 9 साल से कम आयु, जैसे इसमें था कि 7 साल से कम आयु के बच्चों को काम पर नहीं लगाया जा सकता, इसमें कहा गया कि 9 साल से कम आयु के बच्चों से काम नहीं लिया जा सकता, ठीक। इसके बाद फिर तीसरा फैक्ट्री एक्ट आया 1911 में, 1911 थर्ड फैक्ट्री एक्ट, तीसरा कारखाना अधिनियम 1911। तो जो तीसरा कारखाना अधिनियम था, ये
जो औद्योगिक श्रमिक थे, जो लेबरर्स थे, उनकी सिक्योरिटी और हेल्थ से जुड़ा हुआ था, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ा हुआ था कि उनके भी स्वास्थ्य मानकों का ध्यान रखा जाए, अनहाइजीनिक कंडीशन में काम करने से उनको रोका जाए। ठीक, फिर इसके अलावा अगला फैक्ट्री एक्ट आया था 1922 का, 1922 का, फोर्थ फैक्ट्री एक्ट, चौथा कारखाना अधिनियम। तो चौथा कारखाना अधिनियम बेसिकली लेबरर से नहीं था, ये स्पेशली फॉर फैक्ट्रीज के लिए था, केवल कारखानों से जुड़े हुए थे। तो ये कुल 4 फैक्ट्री एक्ट आए, 4 कारखाना अधिनियम आए, 1881, 1891, 1911 और 1922, जिसमें जो दूसरा वाला था वो केवल महिलाओं की सुरक्षा से महिलाओं के लिए विशेष तौर पर लाया गया था। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार की तरफ से 2 इस मजदूरों के जो यूनियन था, ट्रेड यूनियन को लेके 2 बड़े बड़े कानून पास किए गए थे, 2 बड़े बड़े एक्ट पास किए गए थे। तो जो कानून पास किए गए थे वो इसलिए किया गया था कि धीरे धीरे जब भारत में, अभी आपको बताएंगे, ट्रेड यूनियन जब बढ़ते चले गए, ट्रेड यूनियन का प्रेशर बढ़ता चला गया, तो जो मजदूर आंदोलन था वो धीरे धीरे करके राजनीतिक रूप ले रहा था। अब पॉलिटिकल फॉर्म में वो चेंज हो रहा था। तो उसी राजनीतिक रूप से उनको रोकने के लिए कि अब ये राजनीतिक रूप से भाग न लें, इनकी राजनीतिक गतिविधियों को सीमित करने के लिए 2 बड़े बड़े एक्ट बनाए गए। पहला था ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, 1926 का ट्रेड यूनियन एक्ट। तो ये जो 1926 का ट्रेड यूनियन एक्ट आया था, इसमें जो सरकार ने इस एक्ट को पास किया था, भारत में इस पास हुआ था, तो इसमें कहा गया, हालांकि इसमें जो हड़तालें होती थी, जो मजदूर हड़ताल करते थे, तो मजदूरों की हड़तालों को मान्यता दे दी गई थी कि हाँ मजदूर हड़ताल कर सकते हैं, इसको उन्होंने अप्रूवल दे दिया, मान्यता दे दी गई। लेकिन मजदूरों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि मजदूर संघ मजदूरी करने, कई बार होता था कि राजनीतिक मामलों में मजदूर हस्तक्षेप करने लगते थे और राजनेताओं के समर्थन में मजदूरों ने हड़ताल कई बार की। जैसे 1908 में जब तिलक गिरफ्तार हुए थे, तो तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में बम्बई के जो कपड़ा मजदूर थे उन लोगों ने हड़ताल आयोजित कर दी थी। तो इसी ट्रेड यूनियन एक्ट से कहा कि मजदूर जो हैं वो पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। ठीक, हालांकि हड़ताल करने की उनकी छूट, अधिकार उनके बनाए रखा गया। सबसे विवादित जो एक्ट था वो 1929 का था, 1929 का, जिसको कहा जाता है ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट। ये जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट था, ये सबसे ज़्यादा, नाम ही डिस्प्यूट है, बहुत ज़्यादा विवादित रहा। इस ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट में कहा गया कि जो मजदूर हैं वो दूसरे के सपोर्ट में हड़ताल नहीं करेंगे, केवल अपना कोई अगर इशू है, अपना कोई मामला है तो उस पर आंदोलन कर सकते हैं, उस पर हड़ताल कर सकते हैं, उस पर मांग कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के सपोर्ट में ये मजदूर नहीं उतरेंगे। दूसरी, इस ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट में कहा गया कि जो ज़रूरी सेवाएँ हैं, ज़रूरी सेवाएँ का मतलब है कि जैसे बिजली है, तो पानी है, तो रेलवेज़ है, तो ये आवश्यक या अति आवश्यक सेवाएं हैं। तो इन अति आवश्यक सेवाओं के हड़ताल करने पर प्रतिबंध लगा दिया कि जो मजदूर रेलवे में या बिजली से जुड़े हुए या पानी से जुड़े हुए कारखानों में काम कर रहे हैं, उनसे जुड़े से श्रमिक संगठनों से संबंधित हैं, तो वो लोग हड़ताल नहीं कर सकते। ठीक, तो ये इतना विवादित रहा कि इसका विरोध सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों ने भी किया। और इसी के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको पास कराया जा रहा था, तो सरदार भगत सिंह ने बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ। तो इसी लेबरों के ही क्वेश्चन पर उन्होंने ये हमला किया था। खैर, इसमें कोई मारा नहीं गया था। तो ये बताया कि ब्रिटिश सरकार ने प्रयास किए अपनी तरफ से इन मजदूर संगठनों को, जो ट्रेड यूनियंस थे, उनको कंट्रोल करने के लिए। अब ये जो भारत में मजदूर आंदोलन चला, भी इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। कई सारे जो संगठन थे, तो इन मजदूर संगठनों की जो सबसे बड़ी फीचर थी, सबसे बड़ी विशेषता थी कि इनके अंदर एक नेशनलिज्म की भावना आ रही थी, राष्ट्रवाद की भावना आ रही थी। राष्ट्रवाद की भावना का मतलब है कि जैसे जो बड़े बड़े जो पूंजीपति थे, बड़े बड़े मिल मालिक थे, ज़्यादातर अंग्रेज ही थे और देश उस समय अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष कर ही रहा था। तो इसमें जो आंदोलन चले, तो वो अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन के साथ साथ ही आंदोलन चलता रहा था। ये ऐसा दुनिया का इकलौता हमारा जो ट्रेड जो यूनियन का जो मूवमेंट रहा, वो अपने मजदूरों की स्थिति के साथ साथ देश की स्थिति में सुधार करने के लिए भी आंदोलन चल रहा था। मजदूर आंदोलन की एक और बड़ी विशेषता कि जैसे बाकी जितने बड़े मूवमेंट होते हैं, तो उससे जुड़े हुए लोग उसी क्षेत्र से रहते हैं। मजदूर आंदोलन के साथ ऐसा नहीं था। मजदूर आंदोलन के जितने बड़े नेता थे,
उसमें से कोई भी मजदूर नहीं था, कोई भी लेबर नहीं था। तो लेबर यूनियन से जुड़े हुए नेता खुद लेबर नहीं थे, ज़्यादातर वो लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग होते थे, राजनीतिक बैकग्राउंड के लोग होते थे और अपने जो राजनीतिक सोच थी उसको लेके आगे बढ़ते थे। इसी वजह से इन ट्रेड यूनियंस में कई बार विभाजन भी हुआ अलग अलग मुद्दों को लेके। ठीक है, चलिए उस पर चर्चा करेंगे। अब पहले कुछ फैक्चुअल डिटेल्स की बात करेंगे कि हमारे यहाँ जो ट्रेड यूनियन चले तो कब से इनकी शुरुआत हुई, कौन कौन से संगठन बने, कौन कौन से नेता उस पर जुड़े। ये तो सरकार की तरफ से जो चीज़ें थी उस पर हम लोगों ने चर्चा की। अब भारत में कौन कौन से ट्रेड यूनियन बने उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो ट्रेड यूनियन की शुरुआत जैसे बताया कि 1850 से 1870 में जब फैक्ट्रियाँ बढ़ने लगी, भारत में औद्योगिकरण थोड़ा थोड़ा तेज होने लगा, तो फिर ट्रेड यूनियनों की स्थापना का भी दौर चला और भारत में जो मजदूरी थी, मजदूरी को लेके जो मजदूर अपना आंदोलन करने लगे, तो हमारे यहाँ जो मजदूरों की समस्याएं थी कमोबेश वही समस्याएं थी जो आज है। आज जो मजदूरों की समस्याएं हैं कि वेतन कम मिलता है, छुट्टियां कम मिलती हैं, श्रमिकों को सुरक्षा कम मिलती है, कभी भी उनको निकाला जा सकता है और शोषण किया जाता है फैक्ट्रियों द्वारा, तो उस समय भी लगभग यही सारी समस्याएं थी। तो उन्हीं समस्याओं को देखते हुए सबसे पहली बार जो मजदूरों की एकता निकल के आई सामने वो 1877 में आई, 1877 में नागपुर। ठीक है, नागपुर में हुआ गया कि वहाँ पर एक कारखाना था एम्प्रेस मिल। तो ये नागपुर का जो एम्प्रेस मिल था, इसमें पहली बार मजदूरी की दर को लेके कि जो उनकी मजदूरी की दर है बहुत कम थी, तो इस मजदूरी की दर को लेकर मजदूरों ने पहली बार हड़ताल कर दी। यही जो नागपुर से एम्प्रेस मिल की हड़ताल थी, स्ट्राइक थी, यही भारत की पहली हड़ताल मानी जाती है। यानी पहली बार मजदूरों ने कब हड़ताल की थी? 1877। इसके बाद फिर शुरुआत हुई, तो फिर इसके बाद बहुत सारे मजदूरों ने हड़ताल करनी शुरू कर दी, अपना यूनियन बनाना शुरू कर दिया। फिर 1890 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन ने एक संस्था बनाई गई। ये जो बॉम्बे मिल्स हैंड्स एसोसिएशन बनी, इसके जो फाउंडर थे एनएम लोखंडे थे। यही जो एनएम लोखंडे ने जो बॉम्बे हैंड्स एसोसिएशन 1890 में बनाई, 1890 बॉम्बे हैंड्स एसोसिएशन, इसके फाउंडर थे एनएम लोखंडे। तो ये जो एनएम लोखंडे ने बनाई, ये पहली मजदूरों का एक तरीके से आप कहिए संघ था। हालांकि ट्रेड यूनियन जैसे होता है प्रॉपर वैसा नहीं था, लेकिन मजदूरों का इन्होंने संगठन बना दिया था। तो पहला मजदूर संगठन यही था, लेकिन बहुत व्यवस्थित ढंग से इन्होंने नहीं बनाया था। इसके बाद 1897 में 1897 में अमलगमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एंड बर्मा। तो ये जो अमलगमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एंड बर्मा थी, ये फिर 1897 में दूसरी बनती है। ये भी एक रेलवे यूनियन के रूप में स्थापित होता है। इसके बाद जो पहली जो ऑर्गेनाइज्ड जो स्ट्राइक थी, पहली संगठित हड़ताल थी, वो 1899 में हुई थी। और 1899 में जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे था, तो उस ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के मजदूरों ने काम करने के घंटे को लेके और सेवा की शर्तों में सुधार को लेके एक बहुत लंबी चौड़ा हड़ताल आयोजित किया। इस हड़ताल का जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के मजदूरों ने जो हड़ताल की थी, इसका समर्थन उस समय के भारत के जो राष्ट्रवादी अखबार चला करते थे, तो नेशनली जितने भी न्यूज़पेपर थे उन सबों ने इसका समर्थन किया था। फिर 1905 में प्रिंटर्स यूनियंस बनी कलकत्ता में। फिर 1807 में पोस्टल यूनियन बनी, धीरे धीरे करके बनता रहा था। और ये इतने ज़्यादा बढ़ी कि अब धीरे धीरे आपको बताया कि ये जो मजदूर यूनियन थे, ये अब राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने लगे थे। 1908 में जब तिलक को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया, तो उसमें बम्बई के कपड़ा मिलों के जो मजदूर थे, उन्होंने बहुत लंबी हड़ताल की। तो जो 1908 में तिलक के समर्थन में हड़ताल हुई थी, वो भारत के मजदूरों की पहली राजनीतिक हड़ताल मानी जाती है कि राजनीतिक बातों का समर्थन करने के लिए मजदूरों ने पहली बार भारत में हड़ताल करनी शुरू कर दी। इसके बाद जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, पहला विश्व युद्ध,
तो विश्व युद्ध में क्या हुआ, एक बार ध्यान रखेंगे, जब भी भारत में वर्ल्ड वार होते थे, विश्व युद्ध होते थे, तो आर्थिक रूप से इन विश्व युद्धों का फायदा भारत को बड़ा ज़बरदस्त होता था। क्योंकि जब वर्ल्ड वार होता, और खासतौर भारत के उद्योगों को, क्योंकि जब वर्ल्ड वार होता था तो यूरोप के उद्योग धंधे तबाह हो जाते थे, वहाँ की फैक्ट्रियाँ तबाह हो जाती थी, वहाँ की सरकारों, वहाँ के लोग लग जाते थे सेना में। तो उस समय भारत के जो उद्योग धंधे थे, भारत की जो फैक्ट्रियों की जो बनी हुई चीज़ें थी, इनकी डिमांड बढ़ जाती थी। तो दोनों वर्ल्ड वार में यही फ़ायदा हुआ। हालांकि डिमांड बढ़ी, भारतीय उद्योगों को इस वर्ल्ड वार के दौरान बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, लेकिन ये सारा का सारा फायदा जो थे, ये जो मिल मालिक थे, जो पूंजीपति थे, वही उठा रहे थे। उस विश्व युद्ध के जो भारतीय उद्योगों को फायदा हुआ था, उसमें मजदूरों को कोई लाभ नहीं मिला। सारा का सारा फायदा, सारा का सारा लाभ उठा रहे थे कौन? जो कैपिटलिस्ट थे, जो पूंजीपति थे, वही इसका फायदा उठा रहे थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1918 में मद्रास श्रमिक संघ बनाया वीपी वाडिया ने। 1918 मद्रास श्रमिक संघ, इसके फाउंडर थे वीपी वाडिया। तो ये जो वीपी वाडिया ने मद्रास श्रमिक संघ बनाया, ये कपड़ा उद्योग संबंधित था, जो क्लोथ्स थे, कपड़े उद्योग से रिलेटेड मजदूरों का इन्होंने यूनियन बनाया था। आधुनिक तकनीकी पर पहला नियम, कानून और सदस्यता शुल्क के साथ, बिल्कुल बोलते हैं ना एकदम परफेक्ट, जो ट्रेड यूनियन बना था वो यही था। तो भारत का अगर कहा जाए कि बिल्कुल नियम, कानून, रजिस्ट्रेशन और सदस्यता शुल्क और नियम शर्तों के साथ जो पहला जो ट्रेड, जो वास्तविक ट्रेड यूनियन कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है? मद्रास श्रमिक संघ कहा जाता है। इसके पहले बने थे, लेकिन वो उतने रेगुलर नहीं थे जैसे ये बना था। बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से इन्होंने बनाया था, रजिस्टर्ड किया था। तो पहला वास्तविक ट्रेड यूनियन भारत का कौन सा था? मद्रास श्रमिक संघ। इसके बाद 1918 में गांधी जी जब अहमदाबाद के मिल मजदूरों के समर्थन में हड़ताल करते हैं 1918, तो यहीं पर गांधी जी ने वहाँ के अहमदाबाद के मिल मजदूरों को मिला के एक एसोसिएशन बनाया, अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन किसने बनाया? ये गांधी जी ने बनाया था 1918 में। और इसी के समर्थन में गांधी जी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल की थी, हंगर स्ट्राइक की। ये भी बिल्कुल सदस्यता शुल्कों और सदस्यता शुल्क और जो अच्छे नियम, कायदा, कानून के साथ बनाया गया था, बहुत व्यवस्थित ढंग से बनाया था। और यहीं पर इसी के साथ उन्होंने एक सिद्धांत दिया था उद्योगों को लेकर, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, कि जो पूंजीपति हैं वो अपने आप को मालिक न मान के अपने आप को ट्रस्टी माने, और जो मजदूर हैं मजदूर को समझें कि इन्हें मजदूरों से फ़ायदा नहीं कमाना है, मजदूरों का भला करना है। जैसे ट्रस्ट होते हैं तो ट्रस्ट प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट पर काम नहीं करते, वो लोगों का भला करने के लिए काम करते हैं। तो यही गांधी जी मानते थे, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत इन्होंने यहीं पर दिया। तो और बता दें कि ये मजदूर संगठन गांधी जी इतना ठोस बनाया था, इसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी बड़ी अच्छी हो गई थी कि इसके बाद गांधी जी को अपने राजनीतिक आंदोलनों के लिए कभी पैसे की कमी नहीं हुई। इस मजदूर यूनियन ने हमेशा उनको चंदा दिया था, गांधी जी को हमेशा फंड करते रहे थे। ठीक, फिर पहला जो भारत में संगठित राष्ट्रव्यापी स्तर पर जो मजदूर यूनियन बना, उसके लिए जो बैकग्राउंड तैयार हुआ ये था कि 1919 में ILO की स्थापना होती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन था, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन बना, ये UN जब फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो UN की राष्ट्रसंघ बना, लीग ऑफ नेशन बना, लीग ऑफ नेशन के साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन भी बनाया गया, ILO। तो इसी ILO संस्था के ही प्रेशर में, इसी संस्था के ही कॉन्टेक्स्ट में आके भारत में भी एक राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक संघ की बात उठी, इसी ILO के ही रिकमेंडेशन पर। तो अक्टूबर 1920 में, 1920 में भारत में उस समय जो छोटे छोटे जो लेबर यूनियन थे, जो श्रमिक छोटे छोटे 107 जो श्रमिक संगठन थे, उनको मिला के अक्टूबर 1920 में स्थापना होती है एटक की, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसका जो पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे में इसका अधिवेशन हुआ। और इस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो पहले प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे लाला लाजपत राय। ठीक है, तो पहले अध्यक्ष यही बने थे लाला लाजपत राय, और पहले जो इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे वो जो पहले जो उपाध्यक्ष इसके बने थे जोसेफ बैप्टिस्टा को बनाया गया था।
NM जोशी जो थे इसके फाउंडर थे, यानी इसके संस्थापक कौन थे? फाउंडर NM जोशी। NM जोशी ने इसकी स्थापना की थी, इन्हीं के कहने पर हुआ था। और लाला लाजपत राय बताया इसके अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष जो थे जोसेफ बैप्टिस्टा थे, और इसके जो महामंत्री थे, सेक्रेटरी जनरल थे, वो दीवान चमन लाल थे। तो इन्हीं लोगों ने इसकी शुरुआत की और बताया कि इसकी स्थापना क्यों हुई थी। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जब स्थापना हुई 1919 में, तो उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में इसको स्थापित किया गया था। और इसी NM जोशी को ILO में एटक के ही रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था। तो ये जो एटक था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये भारत की पहली अखिल भारतीय जो मजदूर यूनियन था। तो ये जो पहला ऑल इंडिया लेबर यूनियन, कहने का मतलब है कि इसमें जो मेंबर बनते हैं वो ट्रेड यूनियन बनते हैं। जैसे जो कॉलेज के जैसे यूनियन है, या रेलवे की यूनियन है, जो बिजली विभाग के यूनियन है, सिंचाई विभाग के जो यूनियन है, वो छोटे छोटे यूनियन बनते हैं। और वो जाके यूनियन किसमें बनते हैं? अखिल भारतीय में। तो ये बने। इसके बाद धीरे धीरे करके जो ट्रेड यूनियन आंदोलन था, जो मजदूर संघ आंदोलन था 1922-23 के बाद, ये बहुत क्रांतिकारी ढंग से बढ़ता है। इसी में वीवी गिरी का प्रवेश होता है। वीवी गिरी ने 1922 में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की स्थापना की। ये ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, जिसके संस्थापक वीवी गिरी थे, इन्होंने भी एक मजदूर रेलवे के मजदूरों का संगठन बनाया। तो इन मजदूरों की जो गतिविधियां थी इतनी ज़्यादा बढ़ी, तो इन्हीं से परेशान होते हुए 1923 में ब्रिटिश सरकार ने एक मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस चला था। 1923 से लगभग 1929 तक चला था, जिसको मेरठ षड्यंत्र कहा जाता है। मेरठ कॉन्स्पिरेसी। तो इस मेरठ षड्यंत्र केस में, मेरठ कॉन्स्पिरेसी में जो ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए बड़े बड़े 44 नेता थे, तो उन 44 लीडर पर ब्रिटिश सरकार ने ये केस लगाया था। तो हालांकि उसकी आलोचना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी इस मेरठ कॉन्स्पिरेसी की, सरकार की। तो उसमें जो बड़े बड़े अल्बर्ट आइंस्टीन से लेके ये जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे विल्सन, इन लोगों ने भी इसकी आलोचना की थी सरकार की, कि सरकार को इस तरीके से श्रमिकों पर ऐसा कोई केस नहीं करना चाहिए। तो जो मेरठ कॉन्स्पिरेसी था, वो इस लेबर यूनियन से जुड़े हुए जो लीडर्स थे, उन्हीं को लेके चलाया गया था। खैर, धीरे धीरे जब संगठन बढ़ता चला गया, आंदोलन बढ़ते चले गए, मजदूरों की हड़तालों की संख्या बढ़ती चली गई। उधर 1928 में, 1928 में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी की स्थापना होती। ये जो अखिल भारतीय मजदूर और किसान पार्टी की स्थापना हुई थी 1928 में, ये कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। इसके पहले जो सेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में। इसके जो प्रेसिडेंट बने थे सोहन लाल दोषी बने थे। फिर 1928 में, 1928 में भारत के मजदूरों के लिए सबसे क्रांतिकारी साल था 1928। इस 1928 में कपड़ा मिलों ने एक बहुत ही भयंकर स्ट्राइक की थी। ये जो कपड़ा मिलों की हड़ताल थी, ये समझिए कि लगभग 6 महीने तक चली थी। बहुत ज़ोरदार हड़ताल इन लोगों ने की थी, और इसमें कहा जाता है कि 1.5 लाख से ज़्यादा मजदूरों ने, 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसमें भाग लिया था। तो 1928 आते आते मजदूरों के आंदोलन में गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई। गतिविधियां बढ़े, नेता बढ़े, लोग बढ़े, एटक के भी संख्या बढ़ी। तो एटक में अब धीरे धीरे साम्यवाद का विकास होने लगा, साम्यवाद बढ़ने लगा। जो कम्युनिस्ट लीडर थे वो अब इसको बहुत ही क्रांतिकारी ढंग से लेके जा रहे थे, और अब हथियारबंद आंदोलन की भी बात करने लगे थे। तो जब ज़्यादा रेडिकल होने लगा, तो जो साम्यवादी थे और जो सुधारवादी थे, उनको लगता था कि भाई हमारा काम है मजदूर आंदोलन को, उसमें हमें रिफॉर्म करना है मजदूरों की स्थिति में, हमें क्रांति नहीं करनी, लड़ाई नहीं लड़ना है। तो इसी बात को देखते हुए तनातनी होती रही मजदूरों के गुटों में ही, और फाइनली 1929 में ये जो एटक था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका विभाजन हुआ और एटक से बना आईटफ 1929। आईटफ यानी इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। ये जो इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन था, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? नागपुर में हुई थी। ठीक है, और इसको वही जो पुराने जो नेता थे, जिसमें NM जोशी थे, वीवी गिरी थी, वो लोग इसमें शामिल थे। NM जोशी, वीवी गिरी, तो NM जोशी, वीवी गिरी वगैरह इसमें शामिल थे। तो ये सुधारवादियों का साम्यवादियों से अलग होने की एक शुरुआत थी। इसके बाद दूसरा विभाजन हुआ 1931 में। तो 1931 का जो विभाजन हुआ, उसमें साम्यवादी लोग अलग हो गए
1931, इसमें बना RTUF, रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। RTUC था, ट्रेडिशन नहीं था, कांग्रेस था। रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना ये 1931 में। इसमें रणदीपे और देशपांडे थे दो बड़े नेता। रणदीपे और देशपांडे ये लोग साम्यवादी थे, कम्युनिस्ट थे। तो धीरे धीरे बताया कि जो ट्रेड मूवमेंट था वो कम्युनिस्टों के असर में आने लगा, तो अब विवाद बढ़ गया था। अब जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस था अब 3 हिस्सों में बढ़ चुका था। AITUC अलग था, ITUF अलग हो गया और RTUC अलग हो गया। अब ये अलग अलग हो तो गए, लेकिन जब 1931 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने बहुत तेज़ी से चलाया था। और 1932 के बाद खासतौर पर सिविल डिसोबीडियंस को ब्रिटिश सरकार ने बहुत ज़ोरदार तरीके से दबाया और कांग्रेस को सीज कर दिया गया और मज़दूरों पर भी बेइंतहा जुल्म ढाए गए और मज़दूर आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद मज़दूरों पर सबसे ज़्यादा ब्रिटिश सरकार ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो जब मज़दूरों पर अत्याचार हुआ तब फिर इन यूनियंस को लगा कि भाई हमें आपसी भेदभाव मिला के फिर से संघर्ष करना चाहिए और आपस में हम लोग एक साथ हो जाए। तो आपस में एक साथ होने के लिए 1934 में पहले मर्जर हुआ इन दोनों संस्थाओं का। एटक और RTUC मिले 1934, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस प्लस RTUC मिले थे। ये लोग इसीलिए मिले थे क्योंकि ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र बढ़ने लगा था। फिर 1938 में 1938 में इसमें I2UF भी मिल गया, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में ITUF। ये भी दोनों शामिल हो गए, यानी 1938 में ये जो तीनों अलग हुए थे ये तीनों फिर से आपस में क्या हो गए, मिल गए। 1938 तक आते आते मिल गए ये लोग एक साथ, और एक साथ मिलजुल के इनका जो पहला संयुक्त अधिवेशन हुआ था 1938 में, ये नागपुर में हुआ। तो नागपुर में ये लोग इकट्ठा होते हैं और यहीं पर कांग्रेसी नेताओं का प्रभाव इसमें बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि 1935 का एक भारत सरकार अधिनियम आया था 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसी 1935 के एक्ट से 1937 में सरकारें बनी, जो भारतीय नेता बने। तो कांग्रेस की सरकारों ने जो ट्रेड यूनियन का जो मूवमेंट था इसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और ट्रेड यूनियन एक तरीके से कांग्रेस के समर्थन से, कांग्रेस के सपोर्ट से चलनी शुरू हो गई। तो कांग्रेस फिर धीरे धीरे इनको लीड करने लगते हैं और कांग्रेस इनको अपने साथ लेके चलने लगती है। कांग्रेस के जो नेता थे, स्पेशली क्योंकि सरकारों में आ गए थे, जो मुख्यमंत्री बने थे कई राज्यों में, तो उन लोगों ने मजदूरों के भलाई के लिए बहुत सारे कानून बनाए, बहुत सारे एक्ट बनाए और काम चलता रहा। इसके बाद जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यही समस्या खड़ी होगी फिर से, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पहले लड़ाई ब्रिटेन से चल रही थी। अब यहाँ पर जो ट्रेड यूनियन में जो कम्युनिस्ट लीडर थे उनके साथ दुविधा हो गई थी, क्योंकि जो ट्रेड यूनियन लीडर्स थे वो सब पहले रशिया के सपोर्ट में थे, रशिया ही इनको सपोर्ट करता था, रूस के सपोर्ट में थे, रूस की लड़ाई ब्रिटेन से चल रही थी। लेकिन जब 1942 में उधर जर्मनी ने हमला कर दिया रूस पर, तो रूस ब्रिटेन के फेवर में आ गया। अब रूस ब्रिटेन के फेवर में आ गया, अब साम्यवादियों को मजबूरी में फिर ब्रिटेन का समर्थन करना पड़ गया। तो इस वजह से इस ट्रेड यूनियन मूवमेंट में थोड़ा सा बिखराव आता है। जब स्पेशली जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, तो वहाँ पर ये जो साम्यवादी नेता थे वो फंस गए थे, क्योंकि पहले ये ब्रिटेन का खिलाफत कर रहे थे, ब्रिटेन के विरोध में जा रहे थे। बाद में जब रूस ब्रिटेन के समर्थन में आया तो इनको समर्थन करना पड़ा रूस का। तो इसी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थोड़ी सी इनकी कमजोरी दिखाई पड़ती है। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध में फिर से भारतीय उद्योगपतियों को बहुत ज़्यादा लाभ होता है, लेकिन उसका लाभ इस बार भी मजदूरों को नहीं मिला। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि साम्यवादियों का असर इस पर बढ़ता चला जा रहा था, तो इस वजह से सरदार पटेल और बाकी नेताओं ने मिलके इससे अपनी अलग संस्था का स्थापना की। जो कांग्रेस के राष्ट्रवादी नेता थे, इन्होंने ये एटक जो था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस था, इससे ये लोग बाहर आ जाते हैं और बाहर आके अलग से इंटक की स्थापना करता है। यानी एटक से ही 1947 में बन गया इंटक, अभी भी इंटक है, INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन
कांग्रेस। इंटक बनी 1947 में, और इसमें जो बड़े बड़े जो कांग्रेस के नेता थे, जिसमें सरदार पटेल थे, वीवी गिरी थे, ये लोग इसमें शामिल थे। पहले अध्यक्ष इसमें पटेल जी को बनाया गया था, तो सरदार पटेल इससे जुड़े हुए थे, वीवी गिरी वगैरह इससे जुड़े हुए थे। वीवी गिरी जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, और पहले अध्यक्ष कौन बने थे? सरदार पटेल। ठीक है, इसके बाद से फिर और भी कई सारी संस्थाएं बनी। 1948 में HMS बना, 1948 HMS। ये जो HMS था, HMS का मतलब होता है हिंद मजदूर संघ। ठीक है, ये जो था यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस के साथ बाद में फिर ये लोग मिल गए। चलिए खैर, तो ये जो ट्रेड यूनियन हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चला, उसके साथ ही चला, कई बार बिखरने की भी नौबत आई। आज भी मजदूर यूनियन चलते हैं, लेकिन आज के साथ समस्या क्या है कि ये जो ट्रेड यूनियन है, ये अब राजनीतिक रूप से पार्टियों के साथ होने लगे। तो इससे क्या होता है कि जो मजदूरों के असली हित है वो प्रभावित हो जाते हैं। मजदूरों के असली हित का मतलब है कि जो लेबर कास्ट क्लास है अभी भी उतना ऑर्गेनाइज नहीं महसूस करता, खासतौर पर जो डेली वेजेस के लेबरर्स हैं। ये जो मजदूर यूनियन है केवल फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। अब जैसे ईंट भट्टे में भी बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, प्राइवेट नौकरियों में भी मजदूरी कराई जाती है, ज़्यादा सैलरी मिलती नहीं, मजदूरों के बराबर उनको भी सैलरी मिलती है, लेकिन उनको लेबर यूनियन में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे जो और कर्मचारी होते हैं, जो राजगीर मिस्त्री होते हैं, जो सड़क बनाने वाले होते हैं, जो ईंटा ढोने वाले होते हैं, जो मैला ढोने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी इस ट्रेड यूनियन के पहुंच से बाहर हैं। ट्रेड यूनियन चला लेकिन केवल फैक्ट्रियों के लिए चला। अभी ज़रूरत है कि इसको और ज़्यादा विस्तार देने की, और ज़्यादा एक्सटेंशन देने की, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए। अभी देखेंगे आप कोविड के दौर में कितने भयानक तरीके से लोगों को बिना नोटिस दिए हुए नौकरियों से निकाला गया, कितने लोगों की सैलरी रोक दी गई। तो उसमें ट्रेड यूनियनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती थी, लेकिन वही है कि सारे लोग उससे जुड़े ही नहीं हैं। तो ट्रेड यूनियन की आवश्यकता भारत में है, और व्यापक तरीके से। ठीक है, चलिए बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए आंदोलन के साथ। धन्यवाद।